आरबीआई का एग्जाम है, क्या फॉर्मूले के दम पे जीतोगे? ये फॉर्मूले के दम पे नहीं, पीवाईक्यू के दम पे जीता जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपसे बोलता है कि एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है? एक इन्वेस्टमेंट ए ने किया है जो कि 2000 मोर देन बी है। ठीक है, 2000 मोर देन बी। ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ। ठीक है, if annual profit is 6800 and share of A is 400 F, then find the investment of B। यही उन्होंने पूछ रखा है। अच्छा, B की वैल्यू क्या है? अच्छा, F की वैल्यू दे रखी है। F की वैल्यू है 7F। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पे होगा 7F स्क्वायर इज इक्वल टू 472 माइनस रूट ओवर 576। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को एफ स्क्वायर निकालना है। एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 472 माइनस रूट ओवर 576 डिवाइडेड बाई 7, जो निकल के आएगा 448 डिवाइड बाई 7 which is equal to 64। सो f की वैल्यू क्या आएगी निकल कर? f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। सो ए शेयर, ए का शेयर कितना हो गया? ए का शेयर हो गया 3200। ठीक है, ये तो ए का शेयर हुआ। तो बी का शेयर कितना हुआ? बी का शेयर हुआ 3600। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये शेयर बना कैसे। ए इन्वेस्टेड 2000 मोर, अगर बी का इन्वेस्टमेंट x है तो ए का इन्वेस्टमेंट x प्लस 2000 है। ठीक है, x का इन्वेस्टमेंट x प्लस 2000 है। इसने बी का टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ। और ऑन द अदर हैंड ए का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए था? 8 मंथ। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो गया? रेशियो जब आप निकालोगे तो आप बोलोगे कि रेशियो हो गया x प्लस 2000 ठीक है इंटू 8 डिवाइड बाई 12x 2 और ये 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 32/36। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी x प्लस 2000 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये कट कर देंगे हम लोग, ये कट करेंगे 4 से तो 8 और ये 9, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये भी हटा दिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 4x। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 6000 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x यानी x, यानी बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 6000। कितना है? 6000।
Moving to the next. Rohan. Okay. What about the Rohan? What is the question? Rohan mixed two varieties of clay for selling the mixture in the shop. What is the quantity of the clay in the first quantity mixture? अच्छा जी. Price of the first variety of the clay is 36 kg per kg. Okay, 36 rupees per kg. Rohan earned a profit of this much, that is 20% by selling the mixture at rupees this much. ठीक है, तो स्टेटमेंट का सवाल है, तो क्या हम लोग स्टेटमेंट ए से केवल वैल्यू निकाल पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं. क्या स्टेटमेंट बी अब पढ़ते हैं. द प्राइस ऑफ द सेकेंड वैरायटी ऑफ द क्ले इज ओके सम अमाउंट दे हैव गिवन डिफरेंस बिटवीन द 3 kg. यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि बी का क्या वैल्यू है? नहीं. अब हम लोग देखते हैं कि ए बी से क्या मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, यानी दोनों को कंबाइन करने के बाद. ठीक है, तो आपने बोल रखा है कि एक 36 रुपीज़ का है, यहाँ से बी का हमें वैल्यू मिल गया है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस मिल गया है तो हमें कॉस्ट प्राइस इन दोनों मिक्सचर का भी दे रखा है यहाँ से. अगर हम लोग निकालें ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे निकालें 57.6 डिवाइड बाई 1.2. ठीक है, अगर इसको सब कुछ करें तो ये 49. ठीक है, तो यहाँ पे 49 का प्राइस होगा. अब ये मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि अगर वो डिफरेंस 3 का है, 3 kg का है, तो यहाँ से डिफरेंस 12 यूनिट हो गया और 12 यूनिट का डिफरेंस क्या दे रखा है? 3 kg. तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि ए कितना है ना. तो हम लोग बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? हमें आंसर एग्जैक्ट निकालना नहीं है, हमें बताना है. तो इसका मतलब यही है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर डी है. क्या है? डी. ठीक है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके हमने आंसर निकाला है. ओके, ये क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का है. ए सम ऑफ 1000 और क्या पूछा है? रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सम ऑफ 1000 अमाउंट्स टू 331. तो क्या हम लोग स्टेटमेंट 1 से आंसर निकाल सकते हैं लोग? नहीं, हम लोग स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं निकाल सकते. स्टेटमेंट बी से द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3. यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि अदर देन टाइम. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट in 1 year is equal to the compound interest received on the amount in the first year. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, इसमें कुछ नया बात तो उसने बोला ही नहीं है, केवल इससे तो आंसर नहीं निकाला. क्या ए बी से हम कंबाइन करके देख सकते हैं? देखते हैं. तो पहले बोला है कि अमाउंट कितना है? 1000. ठीक है, ये बन जा रहा है आपका 1331. ओके, इन 3 years. ठीक है, तो ये तो हमें बता सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बता सकता है? क्योंकि 11/10 होल क्यूब. अब ये टाइम. ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता लग गया कि ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 10. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 and C? No. Statement 1 and B are together to sufficient while the data statement is not. तो ये तो आंसर है. ठीक है, अदर ऑप्शन अगर चेक करें तो not sufficient. Data statement only A and B together. Statement C is sufficient? नहीं, C is not sufficient. ठीक है, alone only C is not sufficient. Moving to the next question. अच्छा, ये स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है. A boat with a speed of 21 kilometer in still water travels from A to B. ओके, डाउनस्ट्रीम. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये A to B है
ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, और ये चल रहा है इधर से 21 kilometer in the still. Okay, another boat with a 28 kilometer per hour travels from B to A. अच्छा, returns to point B. Okay, difference between the time taken by the them is 6.5 hours. What is the distance between the 2 points A and B if the स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर? अच्छा जी, 7 किलोमीटर है, तो मैं डाउन स्ट्रीम अगर 7 किलोमीटर है तो मैं जा रहा हूँ 28 पे, ठीक है, और आ कितना पे रहूंगा? 21 माइनस 7 दैट इज 21 पे। ओके, ये तो इधर जा रहा होगा। अब ये बंदा जो बी है वो चल रहा था 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो अगर वो 28 किलोमीटर, ठीक है, तो अब अगर वो 28 पे जा रहा है, अनदर बोट विथ स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर ट्रेवल्स, ठीक है, 28 पे जा रहा है तो ये 35 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब दूरी हम लोग कितनी लेंगे? अगर हम x लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के लिए TDS हो जाएगा। क्यों TDS हो जाएगा? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कितने स्पीड पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 14 हो जाएगा। एक्स पे कैलकुलेशन क्यों टीडीएस हो जाएगा? एक्स पे कैलकुलेशन इसलिए टीडीएस हो जाएगा क्योंकि हमें एक्स के टर्म में ही सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा अनईजी कर सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक्स नहीं लेंगे, हम लोग डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका एल, इन चारों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो इसका तो 28 ही दिख रहा है, इसका 7 इंटू 5 है और ये 7 इंटू 3 है, एलसीएम तो हमें दिख रहा है। हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है वो 7:4:5:3 है, ठीक है, ये डिस्टेंस है इंटू, ठीक है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस है तो मैंने टाइम कितना लिया होगा? अगर मैं 28 के हिसाब से चल रहा हूँ, मैंने 28 के हिसाब से जो टाइम लिया होगा वो 15x लिया होगा। अगर मैं 14 के हिसाब से चल रहा हूँ तो कितना टाइम लिया होगा? 14 के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूँ तो 30x, और इधर इधर अगर मैं 35 के हिसाब से चल रहा हूँ तो 12x लूँगा, और इधर 21 के हिसाब से अगर चल रहा हूँ तो 20x। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लूँगा? यहाँ पे लूँगा 32x और यहाँ पे 45x, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 13x। तो हमारे पास तो 13x का वैल्यू दे रखा है कितना? 6.5, इसका दूरी 6.5 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 0.5। जैसे ही आपको 0.5 इसका वैल्यू मिला तो आप क्या बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस क्या था? टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम किया था 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू, हाँ, तो दूरी की कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 7 इंटू 4 दैट इज 7 इंटू 2 यू कैन से, और ये 5, 210 किलोमीटर, ठीक है, 210। अच्छा, अगला भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ए पर्सन कैन परचेज 3 आर्टिकल्स इन 49, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आर्टिकल? ठीक है, सबसे जो महंगा आर्टिकल है उसका दाम पता करना है, लेकिन हम लोग दाम उसका पता कैसे करेंगे? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट हम लोगों का बोल रहा है कि द प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल each is 1 rupees less than the price of the costliest। तो यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x है तो x -1 और x -1।
अब इसका सम 49 है तो डेफिनेटली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई ये तो सफिशिएंट है। कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल इज सेम, इससे हमें ये पता नहीं लग रहा कि क्या वैल्यू होगी y की एलोन। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आर्टिकल इज 6.25 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपेस्ट। ठीक है, अगर चिप y के वैल्यू मैं बोलता हूँ कि ये कुछ ऐसा वैल्यू हो जाएगा टाइम्स x, जहाँ पे x चीपेस्ट है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये बीच वाले के, तो ये तो रेंज दे रहा है, तो ये तो आंसर अकेले में नहीं संभव है। लेकिन क्या b और c को कंबाइन कर दे तो क्या संभव है? तब ये संभव है। क्यों तब ये पॉसिबल? इसलिए क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी x और ये x और x, इन तीनों का सम दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर स्टेटमेंट A alone is sufficient और स्टेटमेंट B and C together are sufficient। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ए डबल डेकर बस ट्रेवल्ड एट 2/3 of the normal speed, therefore reached the destination 45 minutes after the schedule। मतलब 45 मिनट लेट पहुंच रहा है। अच्छा जी। On return, initially traveled at a normal speed for the 10 minutes, then stopped, okay, 5 minutes for the emergency। कुछ इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए वो रुक रहा है। और परसेंटेज बाय विच हाउ मच इंक्रीज। अच्छा, तो ये इसने बोला कि स्पीड कितना इंक्रीज कर सके जो कि उस शेड्यूल टाइम पे वो पहुंच सके। अच्छा जी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 2/3 की स्पीड पे चल रहा था तो मैंने टाइम कितना लिया होगा ओरिजिनल से ज़्यादा? अगर मैं 2/3 ऑफ x स्पीड ओरिजिनल था और y डिस्टेंस था तो मैं कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया होगा? तो मैंने 3/2 टाइम्स जो है ज़्यादा लिया होगा ओरिजिनल टाइम के, है ना। तो हमने कितना ज़्यादा लिया है टोटल टाइम? तो इसका मतलब है कि हाफ टी हमने ज़्यादा लिया है। तो इसका हाफ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 मिनट्स। इसका मतलब है कि 90 मिनट की मेरी जर्नी रही होगी जब मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, है ना। ये 90 मिनट की जर्नी है। अब क्वेश्चन बोलता है कि आप 10 मिनट तक तो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। अगर 10 मिनट तक मैं नॉर्मल स्पीड पे चला हूँ 10 मिनट तक, तो ये तो जर्नी मेरी कितनी बची है? ये जर्नी मेरी 80 मिनट की बची है, 80 मिनट्स की। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने 5 मिनट ब्रेक लिया, तो इसका मतलब मेरे पास अब टाइम कितना बच गया? 75 मिनट। अब मैं 75 मिनट में 80 मिनट की जर्नी करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे 80/75 के स्पीड में चलना होगा, है ना। तो मुझे स्पीड कितना मेरा बढ़ाना होगा? मुझे 5 स्पीड बढ़ाना होगा, 5 यूनिट, है ना, 75 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 1/15 आती है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1/15 का आपने याद कर रखा होगा 6.67। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, A and B together can complete the work in 12 days and B and C together can complete the work in 16 days. If B takes 20 days to complete the same work alone, then find the number of the days taken by A and C together to complete the work. अच्छा, अगर ऐसा सवाल रहता है तो आप क्या सोचते हो कि कैसे इसको सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि हम पहले उसको x मानेंगे, फिर मतलब 12, 16 और 20 डेज का फिर एलसीएम लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से एनालाइज हो जाएगा और उससे सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। देखिए, आपको बोला गया है कि बी जो है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है वर्क। ठीक है, तो बी 20 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है और बी और सी 16 डेज में काम कंप्लीट किया। तो बी ने कितने दिन का काम किया होगा? 16 डेज का काम किया होगा। और सी ने भी कितने दिन का काम किया होगा? 16 डेज का। लेकिन काम कितना किया होगा? 20 20 के ही तो बराबर काम किया होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हम बोलेंगे कि 16
C इज इक्वल टू 4B, है ना। यानी जो C है वो 1/4 ऑफ B काम करता है एक दिन में। अगर B 1 यूनिट करेगा तो C 1/4 यूनिट ऑफ B करेगा। ठीक है, यहां से एक चीज आ गया। अब क्या बोल रहा है, A एंड B टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अच्छा जी, तो अगर यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं कि ये अगर 12 दिन काम किया है, ये भी 12 दिन काम किया है, ठीक है, लेकिन कितने दिन का काम, मतलब टोटल काम किया होगा 20 ही तो काम किया होगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा कि 12A इज इक्वल टू 8B, यही आएगा। जैसे ही ये अगर आता है तो आप क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं A जो है 2/3 ऑफ एफिशिएंट है एज B। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि टाइम टेकन बाय A एंड C। ठीक है, तो A अगर 2/3 ऑफ B है और ये 1/4 है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम एक दिन में कितना काम करेंगे, यही काम करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया, ये 8 प्लस 3, यही काम करेंगे, है ना। तो ये काम कितना कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 11B/12। अगर ये काम करेंगे और टाइम अगर मैं x ले लूं तो इन दोनों ये मिलके कितना 20B ही तो काम करेंगे, तो B तो कैंसिल हो गया, है ना। और बचा क्या, x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 240/11, ये वैल्यू कितना होगा 240/11 हो जाएगा आपका 21/9/11। देखा, बिना इक्वेशन के हमने सवाल को सॉल्व कर लिया बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 91 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 63 लीटर्स। अच्छा, मिल्क 91 लीटर मिक्सचर है और 63 क्या है उसमें मिल्क है, तो 28 क्या हो गया वाटर हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो हमारे पास मिल्क है 63 और वाटर कितना है 28। ओके, ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है 91। अब क्या हुआ, 21 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। अच्छा जी, आपने 21 ऐड कर दिया और वाटर कुछ भी ऐड नहीं किया, तो अब कितना रेशियो हो गया, वो हो गया 84 और ये 28। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, अच्छा ठीक है, उसमें से 50% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट देन फाइंड। अच्छा, 50% अगर आपने मिक्सचर निकाला है, इसमें 42 ही बचा होगा क्योंकि आधा ही बचा होगा, इसमें भी 14 बचा होगा। अब क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अच्छा जी, तो इसको बस ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, ये तो आसान हो गया, देखिए, ठीक है 28 लीटर, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द कंसेप्ट। अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाने जाएं और अगर भूल जाएं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और सवाल भी। तो ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर RBI एग्जाम।